सुप्रभात बच्चों, सामाजिक विज्ञान भूगोल पाठ 1 संसाधन एवं विकास की आज ये हमारी आखिरी वीडियो है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में जो इस चैप्टर से आने वाले सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देख लिया है। आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है भारत में पाई जाने वाली मिट्टी। तो आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। भारत में सबसे पहले हम देखेंगे जलोढ़ मिट्टी। भारत में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो है वह सबसे ज़्यादा है। भारत में सबसे अधिक भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी जो है वह पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी जो है वह भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है तथा कुछ दक्षिण भारत के हिस्सों में भी जलोढ़ मिट्टी हमें देखने को मिलती है। इस जलोढ़ मिट्टी में पोटाश और चूना की प्रचुर मात्रा रहती है, जबकि फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और जीवाश्म जैसे पदार्थों की इसमें जो रहती है वह कमी रहती है। यह मिट्टी का उपयोग हम किस लिए करते हैं? तो यह मिट्टी का उपयोग भारत में गन्ना, गेहूँ, धान, तिलहन, दलहन आदि की खेती करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे, नीचे आप एक फ़ोटो देख रहे हैं, इमेज देख रहे हैं। जलोढ़ मिट्टी जो होती है वह इस प्रकार की होती है। एक और चित्र के माध्यम से हम समझते हैं कि जलोढ़ मिट्टी जो होती है वह इस प्रकार की होती है। जो नदियाँ होती है वह अपने जल के बहाव के द्वारा जो कण या निरपेक्ष बहाकर लाती है और अपने मुहाने पर जो मिट्टी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है, तो वह मिट्टी जो कहलाती है, वो कौन सी मिट्टी कहलाती है? जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। अगला हम देखते हैं लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का विस्तार अगर हम देखें तो भारत के दक्षिण भागों में तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण महाराष्ट्र, उड़ीसा और अगर पूर्व में देखें मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, कुछ भागों में हमें देखने को मिलती है लाल मिट्टी। इस मिट्टी का विस्तार जो है यह भारत के 18.6% भागों में जो है भूभाग पर यह पाई जाती है। मतलब ये दूसरी सबसे अधिक भारत में पाई जाने वाली मिट्टी है। इस मिट्टी में ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट जैसे खनिज तत्वों जो है हमें देखने को मिलते हैं। इसमें लौह अंश भी सबसे ज़्यादा होता है। इस मिट्टी का उपयोग हम क्यों करते हैं? तो इस मिट्टी में तंबाकू, बाजरा, तिलहन और गेहूं बनाने के लिए इस मिट्टी का उपयोग किया जाता है। नीचे इमेज में देख सकते हैं कि यह मिट्टी किस प्रकार की दिखती है। इस तरह से ये मिट्टी दिखाई देती है। अगली हम देखते हैं लेटराइट मिट्टी। तो इससे बद्ध मिट्टी भी कहा जाता है, जो देश के लगभग 7% भूभाग में यह हमें देखने को मिलेगी भारत के। इसमें लोहा, एल्यूमिनियम जो है वह अधिक मात्रा में पाया जाता है, जबकि नाइट्रोजन, पोटाश और चूना आदि जैसे तत्वों की इसमें जो रहती है वह कमी रहती है। इस मिट्टी में का उपयोग हम भारत में क्यों करते हैं? तो चाय, कहवा, रबड़, काजू और चिनकोना जैसी फसलों को उगाने के लिए हम इस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। लेटराइट मिट्टी हमें इस प्रकार की दिखती है, इस रंग की होती है। अगला हम देखते हैं मरुस्थली मिट्टी। मरुस्थली मिट्टी, तो यह मिट्टी शुष्क तथा आर्द्र शुष्क प्रदेशों में पाई जाती है। यह मिट्टी हमें राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और दक्षिण पंजाब के कुछ भागों में देखने को मिलती है। इस मिट्टी का जो देखें तो यह 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर भारत में यह पाई जाती है। पानी की कमी और अत्यधिक तापमान के कारण यह मिट्टी टूटकर बालू के कणों को विखंडित हो जाती है। मतलब बालू के जो छोटे छोटे कण होते हैं इस तरह से हमें दिखाई देती है। इस मिट्टी में फास्फोरस अधिक मात्रा में पाया जाता है और जीवाश्म ईंधन और नाइट्रोजन की इसमें कमी रहती है। ये देखिए आप, मरुस्थली मिट्टी मतलब पहाड़ों में मरुस्थली रेगिस्तानी इलाकों में जो पाई जाती है वह मिट्टी मरुस्थली मिट्टी कहलाती है। अगली मिट्टी हम देखते हैं पर्वतीय मिट्टी, जिसे हम वन मिट्टी भी कहते हैं। इसे यह भारत के लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में पाई जाने वाली मिट्टी है। यह वनी मृदा भी इसे कहते हैं, क्योंकि वनों में पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी हमें कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक देखने को मिलती है। इसमें जीवाश्म का जो है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जबकि पोटाश, फास्फोरस, चूने की इसमें कमी रहती है। इस मिट्टी में हम क्या उगाते हैं? अधिकतर उपयोग में लाया जाता है, जैसे कि मृदा, सेब, सेमफल, नाशपाती, अलूचा आदि चीज़ों को उगाने के लिए है हम इस मिट्टी का प्रयोग करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है काली मृदा। काली मृदा मतलब काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है उसका रंग जो होता है वह काला होता है और रेंगन मृदाएं भी इसे कहा जाता है। इस मिट्टी का उपयोग सबसे अधिक कपास मतलब कि रुई को उगाने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे काली कपास मृदा भी कहा जाता है। यह आपको इस तरह से दिखाई देती है। अगला हमारा टॉपिक है मृदा संरक्षण या मृदा अपरदन। मृदा अपरदन क्या होता है? तो मृदा अपरदन मतलब मृदा का क्षय होना या मृदा को नुकसान होना। जब मृदा का कटाव हो जाता है या बहाव के कारण मृदा जो होती है, मिट्टी जो होती है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित हो जाती है। जब तेज़ हवा चलती है तो एक मृदा जो है वह उड़ के दूसरे स्थान पर चली जाती है, क्योंकि जो मृदा की पकड़ रहती है वह कमज़ोर हो जाती है। जब बहुत तेज़ बारिश आती है तो मिट्टी के कण टूट जाते हैं, जिससे वो बिखर जाते हैं और हवा और बहते जल या बाढ़ के कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जब मिट्टी की पकड़ कमज़ोर हो जाती है तो मृदा अपरदन कहलाता है।
तो मृदा अपरदन के बहुत सारे कारण हो जाते हैं, जैसे कि बाढ़ आ जाना या आंधी आ जाना या पशुओं का बहुत अधिक मात्रा में चरना या वनों में आग लग जाती है, जिससे कि भी मृदा को क्या होता है, नुकसान होता है। तो मृदा को जब नुकसान हो जाता है, अपरदन हो जाता है, तो इसमें हमें कमी करनी है और मृदा का करना है हमें संरक्षण। तो मृदा संरक्षण जो है वो बहुत ज़्यादा अति आवश्यक है। तो मृदा का हमें संरक्षण या सुरक्षा किस प्रकार हम कर सकते हैं, तो इसको हम देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए मृदा की सुरक्षा करने के लिए। पहला, वनों की कटाई पर हमें प्रतिबंध लगा देना चाहिए तथा वृक्षारोपण, वनों को पेड़ों को बहुत अधिक मात्रा पर लगाना चाहिए। जब जितने ज़्यादा हम पेड़ लगाते हैं, पेड़ों के आसपास की मृदा, पेड़ों की जड़ रहती है और मृदा को क्या करके रखती है, पकड़े रखती है, बांधे रखती है। अगला, ढालू भूमि पर मेड़बंदी करके मृदा अपरदन को रोकना चाहिए। जो ढाल वाली भूमि है, जो नीचे ढाल की तरह आ रही है, उसके आसपास मेड़बंदी कर देनी चाहिए, बड़ी बड़ी मेड़ें लगा देनी चाहिए आसपास, या दीवारें बना देनी चाहिए, ताकि उधर जहाँ की मृदा है वह वही उसी स्थान पर रहे, मृदा को अपरदन होने से रोका जा सके। तीसरा है, निर्माण तथा खनन आदि के कार्य मृदा अपरदन से हमें बचाना चाहिए, मतलब जो खनन प्रक्रिया होती है आदि पर हमें रोक लगा देनी चाहिए। फिर है चौथा हमारा, ढाल के विपरीत खेतों की जुताई करनी चाहिए। जहाँ ढाल आ रही है उसके विपरीत स्थानों पर, विपरीत जगहों पर हमें खेतों की जुताई करनी चाहिए। पशुचारण पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अति पशुचारण पर हमें जो होना चाहिए, प्रतिबंध लगा देना चाहिए, क्योंकि यदि पशु एक ही स्थान पर चरते हैं तो वहाँ की जो मिट्टी की उर्वरा क्षमता जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, उसकी उर्वरकता क्षमता में उसका हास्य हो जाता है। छठा, हमारा मिट्टी की सुरक्षा के लिए फसलों को हेरफेर करके बोना चाहिए। मतलब अगर आप एक ही स्थान पर अलग अलग प्रकार की फसलों को हमें बोना चाहिए, इससे कि भी मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, मिट्टी की पकड़ बनी रहती है। बेकार भूमि पर चारागाह का विकास करके मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जाना चाहिए। हस्तांतरित कृषि पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। रासायनिक खादों का उचित उपयोग करके मिट्टी का संरक्षण करना चाहिए। किसान जो होते हैं वह अत्यधिक लालच में मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, और जाति उनकी फसलें अच्छी आए, परंतु इससे क्या होता है, मृदा को नुकसान होता है, मृदा का अपरदन होता है। इसके अलावा बाढ़ के दौरान मिट्टी का हास्य होता है अथवा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का प्रबंध करना चाहिए। इन सभी उपायों को करके हम मृदा का या मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं। इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।